नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भाई पढ़ले के यूट्यूब चैनल पर। तो आपको पता है कि हमने रिसेंटली एक करंट अफेयर्स की सीरीज को स्टार्ट किया, जहां पर हम प्रीलिम से एंड मेन से रिलेटेड जितना भी कंटेंट है, कोई भी अगर टॉपिक न्यूज़ में चल रहा है, तो एक टॉपिक को हम डेली कवर करते हैं, है ना? तो ऐसे ही आज का एक टॉपिक है किडनैपिंग एज एन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। अब ये क्या है, इसे समझने के लिए आज हम दिल्ली की एक केस स्टडी देखेंगे। और अगर कोई भी यूपीएससी का एस्पिरेंट है, चाहे वो किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा हो, आई वांट कि आप ये टॉपिक देखिए। अगर आप यहाँ तक इस वीडियो तक यहाँ पे पहुंचे हैं, क्योंकि ये हमारी सोसाइटी के लिए एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है, जो कि डे बाय डे बढ़ता ही जा रहा है। तो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि आपके लिए और आपके आसपास के जो लोग हैं उनके लिए सेफ एनवायरनमेंट बनाने के लिए आपको एटलीस्ट नॉलेज होनी चाहिए कि ये टॉपिक क्या है और किस तरीके से ये जो प्रॉब्लम है, ये जो चैलेंज है, वो इंक्रीज होता जा रहा है डे बाय डे, है ना? अभी हम केस स्टडी देखेंगे, केस स्टडी के साथ चैलेंजेस देखेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, और उसके बाद हम कंक्लूजन देखेंगे, और फिर मेंस की आंसर राइटिंग के लिए मैं आपके लिए एक क्वेश्चन भी लेके आया हूँ। ठीक है, आप उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हैं इस क्लास को देखने के बाद, क्योंकि इसमें सारा डेटा मौजूद है। ठीक है, अब चलते हैं हम डायरेक्टली अपनी क्लास की तरफ। देखिए, पहले पेन चेंज कर ले तो। बाकी अगर आपको मेरी स्पीड स्लो लगती है तो आप वीडियो की स्पीड को 1.25 या 1.5 पे कर लेना, ठीक है? ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो। अब देखो जरा, सबसे पहले हम समझते हैं कि ये जो किडनैपिंग है, ये ऑर्गेनाइज क्राइम है कैसे, ठीक है? और ये किडनैपिंग है क्या? सबसे पहले आपको ये समझना है कि जैसे आप क्रिमिनल एक्ट्स देखते हैं, मर्डर हो गया, ठीक है, चोरी हो गई, ये सब ऑर्गेनाइज्ड क्राइम से थोड़ा सा दूर है, ठीक है? बट अगर हम किडनैपिंग की बात करें तो ये कोई आइसोलेटेड क्रिमिनल एक्ट नहीं है, ये एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है। इसमें बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, सबने अपने रोल को डिवाइड किया हुआ है, प्रॉपर प्लानिंग होती है, फाइनेंसिंग प्रोवाइड करी जाती है मेनली हवाला मनी से, ठीक है? और हमें इंटर स्टेट मोबिलिटी देखने को मिलती है, वो भी डिवीजन ऑफ रोल्स के साथ। जैसे अगर किसी को ल्योर करना है, लाइक उसकी किडनैपिंग करनी है, तो उसको ल्योर करना है, तो उसके लिए कोई और आदमी वर्क कर रहा है, ठीक है? अगर उसको ल्योर करने के बाद उसको ट्रांसपोर्ट करना है उस पर्टिकुलर पर्सन को, तो कोई और इंसान वर्क कर रहा है, ठीक है? तो ये चीजें क्या है, और उसके बाद उसका रहना, उसको कहाँ रखना है, इन सारे कामों के लिए कोई और इंसान है, ठीक है? तो इस तरीके से हमें डिवीजन ऑफ रोल देखने को मिलते हैं। ओके, एंड डिजिटल टूल्स का ये इस तरीके से अब यूज कर रहे हैं कि इनको ट्रेस करना ही मुश्किल होता जा रहा है, जो भी इस किडनैपिंग में और ये जो ऑर्गेनाइज क्राइम है इसमें इंडल्ज्ड, ठीक है? तो यही चीजें जो हैं, क्या है क्या नहीं है, ये सारी चीजें अभी हम देखने वाले हैं, ठीक है? अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है? अगर इस ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को इतने बड़े लेवल पे किया जा रहा है, इस किडनैपिंग को इतने बड़े लेवल पे किया जा रहा है, तो कोई ना कोई तो ऑब्जेक्टिव होगा। तो ऑब्जेक्टिव क्या है? सबसे पहले रैंसम हो गया, है ना, पैसा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। उसके बाद ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ह्यूमन ट्रैफिकिंग आपको पता है किसी भी चीज के लिए करी जाती है। फोर्स्ड लेबर हो गया, सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन हो गया, है ना? जो लोग फ्लैश लस्ट में रहते हैं, वो क्या करते हैं, गर्ल्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करके उन्हें जैसे हम कहते हैं कि प्रोस्टिट्यूशन जैसे रैकेट्स में फंसा देते हैं, ठीक है? वो सारी चीजें अभी हम बात करेंगे, तो गर्ल्स के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक को देखना। उसके बाद आइडेंटिटी मैनिपुलेशन। क्या किया जाता है कि जैसे ही किसी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट किया जाता है, तो उनकी फेक आइडेंटिफिकेशन बना दी जाती है, फेक आइडेंटिटी कार्ड्स उन्हें प्रोवाइड कर दिए जाते हैं, ताकि उन्हें ट्रेस करना ही मुश्किल हो जाए, ठीक है? अब देखो आप कैसे लिंक कर सकते हो इसे अपने यूपीएससी के एग्जाम से, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम वाले पार्ट से ह्यूमन सिक्योरिटी होगा, वल्नरेबल अर्बन पॉपुलेशन से कर सकते हो, ठीक है? अर्बन पॉपुलेशन कैसे इसमें सबसे ज्यादा इफेक्टेड है, वो भी अभी मैं आपको बताऊंगा। अर्बन गवर्नेंस होगी, इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस हो गए, इससे आप कर सकते हैं, ठीक है? देखिए, अब थोड़ा सा केस स्टडी के ऊपर चलते हैं कि हमें अभी क्या है ना, कि आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे अगर आप हैं, जैसे मैं इंस्टा पे देख रहा था कि रिसेंटली जो दिल्ली की ये केस स्टडी है, ये बढ़ती जा रही है ना, वायरल होती जा रही है, ठीक है? तो ये क्या केसेस हैं, क्या प्रॉब्लम है, क्या देखने को मिल रहा है दिल्ली में कि इतने सारे लोग गायब हो रहे हैं? तो मेनली हम दिल्ली की अभी बात करेंगे, ठीक है? वैसे ये ऑल इंडिया लेवल पे होता है, बहुत सारे हमें अर्बन हॉटस्पॉट्स देखने को मिलते हैं, जैसे दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, बेंगलुरु हो गया, जो भी ऐसी सिटीज है जहां पर भी सबसे ज्यादा माइग्रेशन हो रहा है, वहां पर उस एरिया को एज अ हॉटस्पॉट देखा गया है। बट अभी हम बात करेंगे दिल्ली की। अभी देखो क्या है, सबसे पहले अभी 2026 स्टार्ट हुआ, जनवरी खत्म हुआ, तो उसमें एक रिपोर्ट आई, उसमें पता चला कि 2026 में ये देखा गया कि पर डे की बात चल रही है, पर डे दिल्ली के अंदर 27 लोग गायब हो रहे हैं,
27 लोग गायब हो रहे हैं, जिसमें से ये देखा गया कि सिर्फ और सिर्फ 33% जो लोग हैं, 33% जो लोग हैं वो ट्रेस किए जा सकते हैं, बाकी ट्रेस ही नहीं किए गए। मतलब 27 में से सिर्फ 9 लोग ऐसे थे जिनको ट्रेस किया जा सका, लेकिन 18 लोग ऐसे थे जो अभी तक अनट्रेस्ड है। ठीक है। अब इसमें जेंडर एंड एज की वल्नरेबिलिटी क्या देखने को मिलती है? आपको ये देखने को मिलेगा कि जितने भी एडोलसेंट्स जो गायब हुए, जो मिसिंग रिपोर्ट जिनके लिए फाइल की गई थी, जो 12 से 18 साल के बच्चे थे, उनमें से ज्यादातर लड़कियां थी। समझे इस चीज को? और ये देखा गया, इसको इस तरीके से कर देता हूं, और ये देखा गया जनवरी 2026 में 137 माइनर्स को अनट्रेस्ड देखा गया, कि जितने माइनर्स गायब हुए हैं, जितने माइनर्स को किडनैप किया गया है, उसमें से 137 अनट्रेस थे, जिसमें से 120 जो थी वो गर्ल्स थी। वो गर्ल्स थी। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। 88% जो है वो गर्ल्स हैं। आप समझ रहे हो? जो अनट्रेस्ड माइनर्स हैं उनमें से 88% तो गर्ल्स ही हैं। फिर लॉन्ग टर्म बैकलॉग की बात करें, मतलब एक डेकेड की बात करें, पिछले 10 साल की बात करें, तो ये देखा गया, सिर्फ चिल्ड्रन की बात करी जा रही है, दिल्ली के अंदर 5,500 के करीब जो बच्चे हैं दे वेंट मिसिंग। और ये देखा गया कि 10 साल हो गए, उसके बावजूद भी अभी भी 700 लोग ऐसे हैं जो अनट्रेस्ड है, जो 700 बच्चे हैं वो अनट्रेस्ड है, जिन्हें ट्रेस ही नहीं किया जा सका। समझो ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है। एक मैं बहुत अच्छी लाइन बताऊंगा आपको, जो आप अपने मेंस की आंसर राइटिंग में भी यूज कर पाएंगे, उसके बाद अभी पहले ये देख लेते हैं। रिकवरी गैप की बात करी गई, तो सिर्फ और सिर्फ 11% ऑफ द मिसिंग चिल्ड्रन रिमेन अनट्रेस्ड ओवर अ डेकेड। वो इसका डेटा है, इतना इस पे ध्यान नहीं देना। उसके बाद अर्बन हॉटस्पॉट पे बात करें, तो देखो, जो अर्बन हॉटस्पॉट है वो वहां देखा गया जहां पर माइग्रेशन हो रहा है, जैसे दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु। यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा है, इसीलिए ट्रेस करना मुश्किल है। और ऊपर से जब लोग दूसरी दूसरी शहरों से आ रहे हैं इधर, ठीक है, दूसरी दूसरी जगहों से आ रहे हैं, तो वो क्या है, उनके पेट में भूख है किसकी? काम की। अब उनको काम कैसा भी मिल जाए वो काम करेंगे, क्योंकि पेट तो पालना है, पैसा तो कमाना है। ठीक है। तो इस वजह से वो ज्यादा वल्नरेबल है इन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स से। ठीक है। इसीलिए आप ये लाइन ऐड कर सकते हो, अर्बनाइजेशन विदाउट कोमेंसुरेट पुलिसिंग एंड सोशल प्रोटेक्शन क्रिएट्स फर्टाइल ग्राउंड फॉर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अर्बनाइजेशन के साथ साथ अगर कोमेंसुरेट मीन्स की क्वालिटी, क्वालिटी पुलिसिंग अगर नहीं करी जाए, सोशल प्रोटेक्शन अगर लोगों को नहीं प्रोवाइड किया जाए, तो वो एक फर्टाइल ग्राउंड बन जाता है। वो अर्बनाइजेशन एक फर्टाइल ग्राउंड बन जाता है, मतलब एक उपजाऊ जमीन बन जाती है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स के लिए। दिस इज वाई अर्बनाइजेशन जितनी फास्ट हो रहा है, उतनी ही फास्ट क्वालिटी पुलिसिंग और सोशल प्रोटेक्शन की कैपेबिलिटीज जो है वो एनहांस होनी चाहिए। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जरा, मेजर कॉजेज, कोई भी चीज हो रही है, हमने केस स्टडी पढ़ ली, पर अगर हमें रीजन नहीं पता कि ये चीज क्यों हो रही है, तो क्या फायदा उस टॉपिक को पढ़ने का, है ना? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट आर द मेजर कॉजेज एंड ड्राइवर्स, जिसकी वजह से ये ऑर्गेनाइज क्राइम इतना बढ़ता हुआ हमें दिख रहा है, किडनैपिंग इतनी बढ़ती हुई हमें दिख रही है। सबसे पहले है ह्यूमन ट्रैफिकिंग नेटवर्क्स। क्या किया जाता है, ये जो ऑर्गेनाइज्ड गैंग्स हैं, ये चिल्ड्रन को एंड मेनली विमेन्स को, मेनली चिल्ड्रन एंड विमेन्स को क्या करती हैं? एबडक्ट करती हैं, किडनैप करती हैं, ताकि उन्हें इलीगल मार्केट्स में बेचा जा सके। किस लिए बेचा बेचा जा रहा है? डोमेस्टिक सर्विट्यूड, मतलब कि सर्वेंट्स के तौर पर, कि हाँ इनको अपने घर पे आप काम करवा सकते हैं ना, जिसे हम कहते हैं ना कि सर्वेंट बनाकर उसे अपने घर पे रखा जा रहा है और काम करवा रहे हैं उससे। ठीक है। साथ ही साथ एग्रीकल्चरल सेक्टर में देखा गया कि दिल्ली में से बहुत सारी जो विमेन गायब हुई हैं, उन्हें एग्रीकल्चरल फील्ड्स पे काम करने के लिए किडनैप किया गया। उसके बाद कंस्ट्रक्शन सेक्टर में, एंड ये तो कभी बंद नहीं हो सकता, सेक्स ट्रेड, है ना? सेक्स ट्रेड के लिए चिल्ड्रन एंड विमेन को इलीगल मार्केट्स में बेचा गया। ठीक है। अब ये कॉन्सेप्ट क्या है कि डिमांड ड्रिवन क्राइम है ये, ह्यूमन ट्रैफिकिंग नेटवर्क प्लस वीक लेबर रेगुलेशन। ठीक है। इसको आप इससे कनेक्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। दूसरा रीजन, पहला हमने देख लिया ह्यूमन ट्रैफिकिंग नेटवर्क, सेकंड क्या है? इकोनॉमिक डिस्ट्रेस एंड रनअवेज। हो क्या रहा है कि बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं यूपी बिहार में, मैं सिर्फ दो स्टेट्स की बात नहीं कर रहा, मैं बस एक एग्जांपल के तौर पे बात कर रहा हूँ। ऑल इंडिया लेवल पर बहुत सारी ऐसी स्टेट्स हैं जहां पर एम्प्लॉयमेंट की कमी है, जिस वजह से लोग क्या करते हैं? माइग्रेट करते हैं ऐसे एरियाज में जहां पर उन्हें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिले। ठीक है। जब उन्हें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलने वाले शहरों में जाना पड़ता है, तो ऐसा तो नहीं है पहले दिन जाकर ही उन्हें जॉब मिल जाएगी। तो इसीलिए अब यहां पर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम वाले जो रैकेट्स हैं वो बैठे हुए हैं।
ठीक है, वो बैठे हैं, वो गात लगा के बैठे हैं कि भाई ये लोग यहाँ पे आएंगे और हम इनको टारगेट करेंगे, ठीक है, क्योंकि वहीं से उनकी रोटी चलेगी। तो अब क्या कर रहे हैं कि उनको, उनकी पॉवर्टी एंड उनके अनएम्प्लॉयमेंट इश्यूज की वजह से उनको टारगेट किया जाता है। वो एक इजी टारगेट की तरह दिखते हैं जो लोग माइग्रेट होके आते हैं। और इस वजह से जो माइनर्स हैं, जो अपनी जिसे हम कहते हैं कि अपनी स्टेट से दूसरी स्टेट में जो आ रहे हैं, वो इसका सबसे बड़ा शिकार बनते हैं। ठीक है, क्योंकि उनमें समझ की भी कमी है ना, अभी माइनर्स है, उनको काम चाहिए, उनको जिसने बोल दिया, कोई बड़ा आके बोल दिया कि हाँ यहाँ पे काम है आ जाओ, उसके बाद उनको फंसा लिया जाता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल है कि 2025 का एक जो केसेस है न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन के, उसमें ये देखा गया कि जो माइनर्स अपने घर को छोड़ के आए हैं काम के लिए, वो इंटरसेप्ट किए जाते हैं ट्रैफिकर्स के द्वारा। ठीक है, और फिर उनको इस मतलब कि उनको किडनैप करके इस ऑर्गेनाइज क्राइम का हिस्सा बनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद ये आप GS2 से कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ये चीजें तो आप कर सकते हो है ना, पढ़ लोगे आप ये सब। अभी हम मेन मेन चीजें पे चलते हैं फिर से। एक इंपॉर्टेंट चीज कि क्या एक मतलब कि जैसे हम कहते हैं मेजर इशू क्या है, टेक्नोलॉजिकल एक्सप्लॉइटेशन। अब हो क्या रहा है कि आपको पता है जिस तरीके से सोशल मीडिया ग्रो कर रहा है, तो उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं और बहुत सारे उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी है। तो उसमें से एक नेगेटिव इम्पैक्ट ये है कि लड़कों को, लड़कियों को ल्योर किया जाता है। ल्योर किया जाता है मतलब जैसे कोविड टाइम पर इसका जो सर्ज है वो बहुत ज्यादा देखने को मिला। क्या हुआ कि जो जिसे हम कहते हैं कि स्टेट्स जहां पे एम्प्लॉयमेंट कम है, पैसा कम है, उन स्टेट्स में क्या किया गया कि लड़कियों को टारगेट किया गया, पर्टिकुलरली एक एज ग्रुप को टारगेट किया गया कि इनको आप सोशल मीडिया के थ्रू ल्योर करो, मतलब प्यार में पड़वाओ या ये सारी चीजें जो भी हैं। उसके बाद उनको आप क्या करो, मिलने के बहाने से बुलाओ एंड जो हमारा रेलवे सिस्टम है, जो रेलवेज है, उनके थ्रू उनको ट्रांसपोर्ट कर दिया बाय ड्रगिंग देम। ठीक है, तो इस तरीके से जो सोशल मीडिया उसका यूज किया गया एज अ प्लेटफॉर्म टू ल्योर दी पर्सन। ठीक है, तो यही बोला गया है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को यूज किया गया ग्रूमिंग के लिए, हनी ट्रैपिंग के लिए, ल्योर करने के लिए, फेक जॉब ऑफर्स देकर। ठीक है, इंस्टाग्राम बेस्ड मॉडलिंग ऑफर्स। ठीक है, कि मॉडलिंग के ऑफर, जैसे लड़कियों को बोल दिया गया कि हाँ यहाँ पे मॉडलिंग अपॉर्चुनिटी, आप आके यहाँ पर काम कर सकते हैं, आपको दिन के 500, 1000, 5000, 10,000 रुपए मिलेंगे। ठीक है, और आपको इतने दिन काम करना है। उसके बाद वो गए वहां पे, उन्हें ड्रग किया, उनकी वीडियोस बनाई एंड उसके बाद उनको ब्लैकमेल करके इसमें मतलब कि इस ऑर्गेनाइज क्राइम में का पार्ट बना दिया। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी, इस तरीके से होता है, तो थोड़ा सा सतर्क रहना है। जिस तरीके से सोशल मीडिया, जिस तरीके से रीच बढ़ती जा रही है, उस तरीके से हमें अपने आप को भी सेफ रखना है। ठीक है, हमें ऐसा नहीं है कि किसी भी ऐसे क्राइम का पार्ट बनना है, ऐसे ऑर्गेनाइज क्राइम का पार्ट बनना है। ठीक है, इसका जिसे हम कहते हैं टारगेट बनना है, पार्ट बनना तो ठीक वर्ड नहीं है, टारगेट नहीं बनना है। ओके, पुअर अर्बन सर्विलेंस की अगर बात करी जाए, तो ये कैसे एक इंपॉर्टेंट ड्राइवर है, या हम बोले कि ये कैसे एक इंपॉर्टेंट मेजर इशू है जो इसका पार्ट है। देखो क्या होता है कि अगर प्रॉपर सर्विलेंस हो तो बाद में ट्रेस करना इजी हो जाता है। बट आपको पता है कि जब इतनी बड़ी पॉपुलेशन दिल्ली, महाराष्ट्र जैसे एरियाज में स्लम्स इतने बढ़ने हुए हैं, वहां पे रह रही है, तो वहां पर क्या है, वहां पर CCTV की कमी होने की वजह से ये कवरेज जो है वो कम हो जाती है। एंड इस वजह से ये जैसे निजामुद्दीन वाला एरिया है, जहांगीरपुरी वाला एरिया है, ये डिजिटल ब्लाइंड स्पॉट्स बन जाते हैं एंड इस वजह से ट्रेस करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो ये एक अर्बन गवर्नेंस फेलियर है। ओके, फिर डोमेस्टिक अब्यूज एंड पेरेंटल निग्लेक्ट, ये भी कुछ हद तक ये केस देखा गया कि जिन भी घरों में एब्यूसिव होम एनवायरनमेंट है, वहां के जो बच्चे हैं, वहां के जो माइनर्स हैं, वहां के जो बच्चे हैं, वो क्या करते हैं, वो बाहर सपोर्ट ढूंढते हैं। और जब वो बाहर सपोर्ट ढूंढते हैं, तो यही जो लोग हैं ऑर्गेनाइज क्राइम जो कर रहे हैं, वो गात लगा के बैठे हैं कि कैसे इनको सपोर्ट प्रोवाइड करना है, कैसे इनको ड्रग्स में इंडल्ज करवाना है, फिर ड्रग्स में इंडल्ज करवा के किडनैपिंग हो रही है। समझो इस चीज को। तो ये चीज आपको याद रखना है, ये जो गैंग्स है, ये रिक्रूट करती है फिर इन बच्चों को जिनका जो घर है, घर का जो एनवायरनमेंट है वो थोड़ा अब्यूसिव है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद देखते हैं सिक्योरिटी एंड गवर्नेंस चैलेंज क्या देखने को मिलता है। हमें सबसे पहले आप देखो, इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन फेलियर क्यों देखने को मिल रहा है, क्योंकि देखो क्या हो रहा है, ये क्या करते हैं, जैसे कोई बिहार का एक पर्टिकुलर पर्सन है, तो उसको उठा के सबसे पहले दिल्ली शिफ्ट किया, दिल्ली के बाद कुछ दिन रखा, दिल्ली से फिर महाराष्ट्र शिफ्ट किया, महाराष्ट्र से कहीं और शिफ्ट किया। ठीक है, तो क्या हो रहा है, रैपिडली ये स्टेट्स को चेंज कर रहे हैं।
अब इंटर स्टेट पुलिसिंग वैसे ही एक बहुत बड़ा जिसे हम कहते हैं कि लूप होल है हमारे इंडिया में, है ना? कि ये जो ज्यूरिसडिक्शनल लिमिट्स हैं, जो एक स्टेट की पुलिस दूसरे स्टेट में जाके काम नहीं कर सकती है, और अगर कर भी लेती है तो उसके लिए एक बहुत बड़ा पेपर वर्क है जिसे उन्हें करना पड़ता है, उसी में हफ्तों लग जाते हैं। तब तक तो उस पर्टिकुलर पर्सन को उठा के दूसरी स्टेट पहुंचा देते हैं। ठीक है? तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कोऑर्डिनेशन फेलियर हमें देखने को मिल रहा है इंटरस्टेट, इसकी वजह से भी ट्रेसेबिलिटी कम होती जा रही है। ठीक है? कि ट्रेस करने की जो हमारी पावर है, ट्रेस करने की जो हमारी कैपेबिलिटी है इन लोगों को, वो कम होती जा रही है। प्लस अंडर रिपोर्टिंग। अब क्या होता है कि अगर आप समझो सोशल स्टिग्मा, किसी को बताना नहीं है, भाई बेइज्जती होगी समाज में। ठीक है? प्लस थ्रेट्स आ रहे, सामने से कॉल आ गई है कि किसी अगर पुलिस को बताया तो हम इसे मार देंगे। ठीक है? अगर कोई गायब भी हो गया है तो पहले तो कुछ टाइम तक यही पता करना मुश्किल हो जाता है कि ये किसी के साथ भागा है या भागी है, या फिर उसका सही में किडनैप हुआ है, क्योंकि ये जो रैंसम कॉल्स है ये बहुत लेट आती हैं। ठीक है? क्यों? क्योंकि इनको सबसे पहले अपने आप को सेफ करना है कि हम इसको, इस पर्टिकुलर पर्सन को एक ऐसी जगह पहुंचा देते हैं जहां पर हम पुलिस के लिए जुरिस्डिक्शनल लिमिट्स क्रिएट कर दें। ठीक है? तो इस वजह से भी जो एफआईआर्स हैं वो लेट होती हैं। ठीक है? और ये रीजन है कि फिर ट्रेस करना मुश्किल हो जाता है। उसके बाद कैपेसिटी कंस्ट्रेंट है कि यार देखो, आप ह्यूमन रिसोर्स बहुत कम है। 27 केसेस अगर पर डे आ रहे हैं, 500 से प्लस अनट्रेस्ड केसेस हमें देखने को मिल रहे हैं, तो ये समझो कि ह्यूमन रिसोर्स बहुत कम है, लिमिटेड मैन पावर है। पुलिस की जो रिक्रूटमेंट है वो इतने बड़े लेवल पे हो नहीं रही कि वो इतने ज़्यादा केसेस को एक दिन में जिसे हम कहते हैं कि सॉल्व भी कर पाए, है ना? क्योंकि एक अच्छा ह्यूमन रिसोर्स, एक अच्छा मैन पावर हमें चाहिए, तभी हम ये काम कर सकते हैं। फिर क्रिमिनल की सोफेस्टिकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप प्लीज याद रखना। ये क्या कर रहे हैं, अब जैसे आप ट्रेडिशनली देखते हो कि कॉल एक फोन से दूसरे फोन पे कॉल कर दी, ऐसा नहीं कर रहे हैं वो एनक्रिप्टेड एप्स के थ्रू कॉल कर रहे हैं। ठीक है? जिसके वजह से ट्रेस नहीं किया जा सकता उन्हें। फेक नंबर प्लेट्स यूज कर रहे हैं अपनी बाइक्स में या कार्स में। ठीक है? ताकि उनको ट्रेस करना मुश्किल हो जाए। स्टोलन व्हीकल्स को यूज कर रहे हैं इन सारे ऑर्गेनाइज क्राइम को करने के लिए। तो ये प्रॉब्लम है जिसकी वजह से इनको ट्रेस करना और मुश्किल होता जा रहा है। ठीक है? क्योंकि हमें क्रिमिनल या फिर मैं बोलूं ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में भी सोफेस्टिकेशन देखने को मिल रही है। समझे इस चीज को? आगे बढ़ते हैं। बस सेकंड लास्ट पेज है। अब देखिए जरा, इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है। जैसे ऑपरेशन मुस्कान है, मिलाप है, ये सारी चीजें हो गई, फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम हो गया, ट्रैक चाइल्ड पोर्टल हो गया, ये सारी जो है गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव्स लिए हैं ताकि इन केसेस को कम किया जा सके, और अगर केसेस हो रहे हैं तो उसकी जो ट्रेसेबिलिटी है वो बढ़ाई जा सके, ताकि जो भी किडनैप हुआ है उसे ट्रेस किया जा सके और उस क्राइम को रोका जा सके। ठीक है? वे फॉरवर्ड क्या किया जा सकता है? प्रिडिक्टिव पुलिसिंग। आपको पता है, मैंने आपको मंथली करंट अफेयर्स में ये करवाया था कि एआई बेस्ड जो है हमें प्रेडिक्टिव पुलिसिंग करनी चाहिए। इससे क्या होगा? इससे क्या होता है कि अगर एक पर्टिकुलर इंसान, हमें पता है कि पकड़ा गया है एक पर्टिकुलर क्राइम में, ठीक है, और हमें पता चलता है 6 महीने बाद वो फिर से पकड़ा गया उसी सेम क्राइम में, तो अब हमें समझ में आ गया कि एआई जो है, एआई इस तरीके से क्या करता है, प्रिडिक्ट करता है कि अब फिर से वो क्राइम को कर सकता है, तो उसके ऊपर जो है सर्विलेंस बढ़ाई जा सकती है उस पर्टिकुलर इंसान के ऊपर। तो इस तरीके से एआई प्रिडिक्टिव पुलिसिंग करी जा सकती है, एआई बेस्ड प्रिडिक्टिव पुलिसिंग। ठीक है? उसके साथ साथ जो हॉटस्पॉट है उनको मैप किया जा सकता है एआई की हेल्प से कि कौन कौन से हॉटस्पॉट है जहां पर ये सारी चीजें जो है वो ज्यादा देखने को मिल रही है, तो वहां पे पुलिसिंग को बढ़ाया जा सकता है। टाइम बेस्ड पेट्रोलिंग की जा सकती है इन वल्नरेबल जोन्स, जो मैंने अभी आपको बताया। स्ट्रेंथनिंग AHTUs, डिस्ट्रिक्ट लेवल परमानेंट टास्क फोर्स को बनाया जाए इन काम के लिए। साइबर फॉरेंसिक हो गया, विक्टिम साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग, इन डिपार्टमेंट्स को और ज़्यादा पावर्स दी जाएं। ठीक है? फिर ऐसी कम्युनिटी बेस्ड सर्विलेंस है, यूनिवर्सल पोर्टेबिलिटी ऑफ एफआईआर। मतलब क्या होता है कि एक जगह से दूसरी जगह एफआईआर पहुंचने में ही टाइम लग जाता है, तो जीरो एफआईआर के तहत ये होना चाहिए कि जो नेशनल अलर्ट है रेलवे स्टेशन में, बस स्टॉप्स में और बॉर्डर्स में, वहां पर जीरो एफआईआर होते ही ऑटोमेटिक नेशनल अलर्ट हो जाना चाहिए उस पर्टिकुलर आइडेंटिटी उस पर्टिकुलर पर्सन की आइडेंटिटी पे। ठीक है? फिर प्रिवेंटिव अवेयरनेस की बात करें तो वही मैंने बोला कि एआई बेस्ड प्रिडिक्टिव पुलिसिंग को यूज करके भी आप प्रिवेंटिव डिसीजंस ले सकते हैं या प्रिवेंटिव पुलिसिंग कर सकते हैं। प्लस प्रिवेंटिव अवेयरनेस की अगर हम बात करें तो इसमें क्या हो सकता है कि स्कूल से ही बच्चों को इस बारे में बताया जाए कि क्या देश में हमारे चल रहा है, क्या सिटी में हमारे चल रहा है, और इस चीज को आप कैसे
काउंटर कर सकते हैं। ठीक है, स्लम्स एरिया जो है, स्लम एरियाज जो हैं, जो स्लम्स हैं, वहाँ पर पुलिसिंग को बढ़ाया जा सकता है। जो फेक जॉब रैकेट्स हैं उनको जिसे हम कहते हैं कि वो पकड़े जाने चाहिए, तभी जाकर ये जो किडनैपिंग के केसेस हैं ये कम हो सकते हैं। ठीक है, लास्ट में कंक्लूजन देखेंगे और आपके लिए क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, कंक्लूजन यही है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक लॉ एंड ऑर्डर का इशू नहीं है, बल्कि ये एक सिस्टमैटिक गवर्नेंस एंड सिक्योरिटी का फेलियर है। ठीक है, क्योंकि ये जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, ये अर्बन एनोनिमिटी पे थ्राइव करते हैं। मतलब इनका जो खाना है वो क्या है, अर्बन एनोनिमिटी। जो इंसान एक पर्टिकुलर एरिया को नहीं जानता, उसको ही टारगेट बनाया जा रहा है। डिजिटल मिसयूज इनके ऊपर ये थ्राइव करते हैं, इनका खाना है। इकोनॉमिक डिस्ट्रेस हो गया, इंस्टीट्यूशनल सिलोज हो गए। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ये वर्ड्स आप अपने आंसर में यूज कर सकते हैं। ठीक है, प्लस ये एक क्वेश्चन है जो आप आंसर करिए, मुझे अगर टेलीग्राम पे भेजना है तो आपको पता है मैं टेलीग्राम का अपना चैनल जो है, जो मेरा यूज़र नेम है वो मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, वहाँ पे भेज सकते हैं मुझे। ठीक है, बाकी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। एंड ऐसे ही और टॉपिक्स के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।